तो ये वीडियो रहने वाली है UFC 300 की प्रिडिक्शन वीडियो। अब क्योंकि ये कार्ड बहुत स्पेशल है, ये 8-10 सालों में आने वाला कार्ड है, तो इसीलिए इस कार्ड में टॉप टू बॉटम जितने भी फाइट्स हैं उनमें से मैक्सिमम फाइट्स बहुत बड़ी फाइट्स हैं जिनको कोई भी मिस करना नहीं चाहेगा। तो यही ध्यान में रखते हुए ये जो प्रिडिक्शन वीडियो है ये पूरे कार्ड की प्रिडिक्शन वीडियो रहने वाली है, जहां पर ये वीडियो स्टार्ट होगी अर्ली प्रीलिम की पहली फाइट से और ये वीडियो एंड होगी मेन कार्ड की मेन इवेंट फाइट पर। हर एक फाइट के चैप्टर्स मैंने ऐड कर दिए हैं, तो नीचे टाइम स्टैम्प्स लगी होंगी, जिसको भी जिस फाइट को स्किप करना है या फिर किसी और फाइट के ऊपर जंप करना है तो वो इजीली यहां से कर सकता है। अब बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जहां पर सबसे पहले बात करते हैं UFC 300 को ओपन करने वाली फाइट यानी कि अर्ली प्रीलिम की सबसे पहली फाइट, जहां पर ये फाइट है बैंटरवेट डिवीजन की और ये फाइट होने वाली है डेविसन फिगरेडो वर्सेस कोडी गारब्रैंड के बीच में। अब ये फाइट मेरी ओपिनियन में ऐसी है जहां पर कोडी गारब्रैंड को फिर से टॉप ऑफ द डिवीजन में लाने की ट्राई हो रही है, क्योंकि एक टाइम पर कोडी गारब्रैंड इस डिवीजन का चैंपियन रह चुका था, बट जैसे ही उसकी एक सबसे बड़ी वीकनेस एक्सपोज हुई उसके बाद से कोडी गारब्रैंड इज नॉट द सेम। ये वीकनेस कोडी गारब्रैंड की एक्सपोज हुई थी 2018 में अगेंस्ट टीजे डिलशॉ, और जितना भी कोडी गारब्रैंड ने ट्राई किया है इस वीकनेस को हटाने का, बट स्टिल ये वीकनेस कोडी गारब्रैंड की रहती है, जहां पर जब भी कोडी गारब्रैंड वाइल्ड एक्सचेंजेस करता है तो वो हमेशा अपने हैंड्स को डाउन रखता है। अब एक थोड़ी सी वीकनेस हटी है, जहां पर स्टार्टिंग ऑफ द फाइट में जब कोडी गारब्रैंड अवेयर होता है तो तब तो वो अपने गार्ड को ऊपर रखता है अपने पंचेस को थ्रो करते हुए, बट जैसे जैसे फाइट लेटर राउंड्स में चले जाती है और कोडी गारब्रैंड अपने पंचेस को स्विंग करने लग पड़ता है, तो ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में हम देख सकते हैं कि कोडी गारब्रैंड जब भी इन पंचेस को थ्रो करता है तो वो अपने हैंड को वापस गार्ड की पोजीशन में नहीं लेके आता है, उसके दोनों हैंड्स बेसिकली उसके चेस्ट लेवल में रहते हैं, जिसकी वजह से वो हमेशा काउंटर होता है राइट या फिर लेफ्ट हुक से। अब वैसे तो दो चीजें जो कोडी गारब्रैंड के पास स्टिल रहती हैं, जिसमें सबसे पहली है उसकी वन पंच नॉकआउट पावर, और सेकंड मेरी ओपिनियन में वो पूरे बैंटरवेट डिवीजन में स्टिल सबसे ज्यादा फास्टेस्ट फाइटर है। अब अगर इस फाइट को देखें तो आई थिंक डेविसन फिगरेडो और कोडी गारब्रैंड के बीच में कोडी गारब्रैंड के पास ज्यादा स्पीड रहने वाली है, जहां पर दोनों के पास नॉकआउट पावर है, बट आई थिंक इस फाइट में डेविसन फिगरेडो काफी केयरफुल रहकर फाइट करने वाला है। वेयरएज अगर कोडी गारब्रैंड की बात करें तो कोडी को लेकर मेरा सबसे बड़ा कंसर्न ये आता है कि अगर हम उसकी फाइट्स को देखें तो जब वो अपनी फाइट में काफी काम रहता है तो वो डिसीजन से फाइट को लूज कर जाता है, वेयरएज जिस फाइट में कोडी गारब्रैंड डिसाइड करता है कि वो वाइल्ड हो जाएगा, वो वाइल्ड पंचेस को थ्रो करके अपने ओपोनेंट को नॉकआउट करने की ट्राई करेगा, तो मोस्टली हमने वहां पर देखा है कि कोडी गारब्रैंड काउंटर हो रहा है और वो उन फाइट्स में नॉकआउट हो रहा है। कोडी गारब्रैंड की मैंने फिर से फाइट्स देखी हैं एंड आई स्टिल थिंक कि कोडी गारब्रैंड वही सेम गलती करता है, जहां पर अपने ओवरहैंड राइट या फिर राइट हुक को थ्रो करने के बाद वो अपने हैंड को वापस नहीं लेके आता है, एंड आई थिंक डेविसन फिगरेडो कोडी गारब्रैंड को काउंटर करने वाला है और उसे नॉकआउट करने वाला है। डेविसन फिगरेडो के पास भी नॉकआउट पावर है, जहां पर डेविसन फिगरेडो अपने स्ट्रेट पंचेस को काफी अच्छे से थ्रो करता है, तो अगर कोडी यहां पर डिसाइड करता है कि वो डेविसन फिगरेडो को पुश बैक करेगा तो आई थिंक वो डेविसन फिगरेडो के जैब हो गया या फिर राइट स्ट्रेट हो गया उनसे काउंटर होने वाला है, और अगर कोडी डिसाइड करता है कि वो अपने राइट हैंड को जाने देगा जहां पर वो नॉकआउट पाने के लिए थोड़ा सा वाइल्ड हो जाता है, तो वहां पर मुझे लगता है कि डेविसन अपनी टाइमिंग बिठाएगा और कोडी गारब्रैंड को लेफ्ट हुक से नॉकआउट कर देगा। इस डिवीजन के डेब्यू फाइट में डेविसन फिगरेडो काफी अच्छा दिखा था, अब उसके लिए वेट को बनाना कोई इशू नहीं है, वो ज्यादा हेल्दी दिख रहा था, वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा था, एंड आई रियली लाइक जिस वे से डेविसन फिगरेडो ने बिल्कुल काम रहकर वो फाइट की थी। अब डेफिनेटली कोडी गारब्रैंड के पास वो वन पंच नॉकआउट पावर है जिससे कि वो किसी भी बैंटरवेट डिवीजन को नॉकआउट कर सकता है, बट आई डोंट थिंक सो वो नॉकआउट पंच डेविसन फिगरेडो के ऊपर कनेक्ट होने वाला है, और इसीलिए मैंने इस फाइट में फेवरेट को पिक किया है, यानी कि डेविसन फिगरेडो टू विन बाय नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है लाइट वेट डिवीजन की, जहां पर UFC 100 में फाइट करना, UFC 200 में फाइट करना, और अब UFC 300 में भी ये फाइटर फाइट करने वाला है, जहां पर इस फाइटर का नाम है जिम मिलर, और जिम मिलर की फाइट हो रही है बॉबी ग्रीन के साथ। अब यहां पर मैंने अपनी इनिशियल प्रेडिक्शन को चेंज किया है, क्योंकि सबसे पहले मैंने इस फाइट में पिक किया था बॉबी ग्रीन टू विन, बट अब मैं इस चीज को चेंज कर रहा हूं, सारी इंडिकेशन कर रही है कि जिम मिलर इस फाइट को जीतेगा, तो इसीलिए इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है जिम मिलर टू विन बाय यूनानिमस डिसीजन। अब मैंने क्यों जिम मिलर को पिक किया ये जानते हुए भी कि जिम मिलर अब 40 इयर्स का है, और वो इसलिए क्योंकि अगर बॉबी ग्रीन और जेलिन टर्नर की फाइट में बॉबी ग्रीन ने ज्यादा डैमेज नहीं लिया होता तो मैं डेफिनेटली बॉबी ग्रीन को पिक करता, बट फिर से मैंने वो वाली फाइट देखी है जहां पर ये क्लियर था कि जेलिन टर्नर ने जब बॉबी ग्रीन को नॉकआउट किया था तो उसके बाद फाइट इतनी ज्यादा लेट स्टॉप हुई कि जेलिन टर्नर ने बॉबी ग्रीन के ऊपर 7 to 8 पंचेस और ज्यादा थ्रो किए, जिसने डेफिनेटली बॉबी ग्रीन को ब्रेन डैमेज दिया होगा,
और अगर हम बॉबी ग्रीन का रिटर्न देखें तो सिर्फ अभी उस फाइट को 4 to 5 मंथ्स हुए और अब बॉबी ग्रीन फिर से फाइट कर रहा है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम जिम मिलर को देखें तो 40 इयर्स का होने के बाद भी उसकी रीसेंट फाइट्स में वो विन कर रहा है। उसने यंग फाइटर्स को भी बीट किया है, उसने इवन अपनी फाइट्स को फिनिश भी किया है। वेयरएज ऑल्सो ये चीज कितनी ज्यादा कूल रहेगी कि UFC 100 में फाइट करके विन करना, UFC 200 में फाइट करके विन करना और अब UFC 300 में भी फाइट करके विन कर जाना। ये आई थिंक मेरी ओपिनियन में देखना बहुत ही ज्यादा अमेजिंग होगा। और अब मैं जा रहा हूं अंडरडॉग के साथ, यानी कि जिम मिलर टू विन बाय डिसीजन, जहां पर मुझे लगता है कि वो कंटिन्यूअसली मूव करता रहेगा। वो इवन बॉबी ग्रीन को शायद से टेक डाउन भी कर ले, और क्योंकि वो इस पूरी फाइट में एक्टिव रहेगा इसीलिए मुझे लगता है कि वो इस फाइट को विन करेगा। अब इस फाइट में सिर्फ मुझे एक डर लग रहा है कि जब जिम मिलर बॉबी ग्रीन को चेस कर रहा होगा तो कहीं बॉबी ग्रीन अपने काउंटर पंच से जिम मिलर को नॉकआउट ना कर दे। उसने सेम ऐसे ग्रैंड डॉनसन के साथ किया था, उसकी सारी हाइप को डिस्ट्रॉय कर दिया था, तो वो सेम ऐसे यहाँ पर जिम मिलर के साथ भी कर सकता है। बट आई रियली डोंट वांट टू सी दैट एंड आई रियली वांट कि जिम मिलर इस फाइट को विन करे। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है विमेन स्ट्रॉवेट डिवीजन की, जहां पर जेसिका अंड्राज की फाइट होने वाली है मरीना रॉड्रिगेज के साथ। अब इस फाइट में मेरी पिक है मरीना रॉड्रिगेज टू विन बाय डिसीजन, और वो इसलिए क्योंकि जेसिका अंड्राज अब रिसेंटली थोड़ी सी डिक्लाइन हो चुकी है, जहां पर ये चीज तुम नोटिस करना कि जो भी उसका ओपोनेंट होता है जिसको स्ट्राइकिंग आती है तो वहां पर जेसिका अंड्राज थोड़ी सी वीक पड़ रही है। वेयरएज अगर फाइटर्स लाइक मैकेंजी डर्न जिनको सिर्फ ग्राउंड गेम आती है तो वहां पर जेसिका अंड्राज बहुत ज्यादा शाइन करती है। फॉर श्योर जेसिका अंड्राज के पास वो नॉकआउट पावर है, या बोल सकते हैं हम कि रॉ पावर भी है, जैसे कि उसने रोज नामायूनिस को स्लैम करके नॉकआउट किया था। बट आई डोंट थिंक सो कि इस फाइट में ऐसा होने वाला है। डेफिनेटली मरीना रॉड्रिगेज स्ट्राइक कर सकती है, उसके पास ज्यादा रीच रहेगी, और अगर वो जेसिका अंड्राज को उसे क्लिंच ना करने दे, और जैसे अपनी फाइट्स में कभी कभार जेसिका अंड्राज रन कर जाती है अपने ओपोनेंट्स के ऊपर उन्हें क्लिंच करने के लिए या फिर उन्हें ग्राउंड में लेके जाने के लिए, वो अगर मरीना रॉड्रिगेज डिफेंड कर लेती है तो आई डू थिंक कि मरीना रॉड्रिगेज डिस्टेंस में रहकर जेसिका अंड्राज को बीट डाउन करने वाली है। और ये सिमिलर स्टोरी मुझे लगती है पूरे 3 राउंड्स चलेगी, इसीलिए इस फाइट में मेरी पिक है मरीना रॉड्रिगेज टू विन। जहां पर स्टार्टिंग में इन दोनों के ऑड्स इक्वल थे, बट अब रिसेंटली मरीना रॉड्रिगेज एक अंडरडॉग बन चुकी है, बट मैं स्टिल रॉड्रिगेज के साथ ही जा रहा हूं, जहां पर आई डू थिंक कि वो इस फाइट को विन करने वाली है। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है अर्ली प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट, जहां पर ये फाइट लाइटवेट डिवीजन की है, और यहां पर फाइट होने वाली है रेनाटो मोइकानो वर्सेस जेलिन टर्नर के बीच में। आई डू लाइक रेनाटो मोइकानो, जहां पर मुझे लगता है कि अभी मोइकानो के पीछे एक डिसेंट हाइप बन रही है और लोग चाहते हैं कि रेनाटो मोइकानो इस फाइट को विन करे। बट आई थिंक जेलिन टर्नर एक काफी टफ ओपोनेंट रहने वाला है, जहां पर मुझे लगता है कि इस फाइट को जेलिन टर्नर विन करने वाला है बाय नॉकआउट। जेलिन टर्नर लाइटवेट डिवीजन के अकॉर्डिंग एक बहुत ही बड़ा फाइटर है, उसके पास इस फाइट में मैसिव रीच रहने वाली है, और अगर रेनाटो मोइकानो जेलिन टर्नर को ग्राउंड में नहीं लेके गया तो जेलिन टर्नर डिस्टेंस में रहकर उसे पिक अपार्ट करने वाला है। उसके पास मोइकानो के कंपैरिजन में ज्यादा स्पीड भी है, उसकी स्ट्राइकिंग, उसका फुटवर्क, ये दोनों ज्यादा बेटर है मोइकानो से, जहां पर सिर्फ एक चीज मोइकानो की ज्यादा बेटर है और वो है उसकी ग्राउंड गेम। बट क्या मोइकानो टर्नर को ग्राउंड में लेके जा पाएगा? तो आई डोंट थिंक सो वो ऐसा कर पाएगा। मे बी रेनाटो मोइकानो एक या फिर 2 बार जेलिन टर्नर को ग्राउंड में लेके चले जाए, बट आई थिंक जेलिन टर्नर के पास जो स्पीड एडवांटेज है उसकी हेल्प की वजह से जब भी रेनाटो मोइकानो डिस्टेंस को क्लोज करने की ट्राई करेगा तो जेलिन टर्नर अपने पंच से उसे कैच करने वाला है। जहां पर लास्ट फाइट को देखने के बाद आई डोंट थिंक सो रेनाटो मोइकानो जेलिन टर्नर के पंच को ले पाएगा, और इसीलिए इस फाइट में मैं फेवरेट को पिक कर रहा हूं, यानी कि जेलिन टर्नर टू विन बाय नॉकआउट। अब मूविंग ऑन टू द प्रीलिम कार्ड, यहां पर सबसे पहली फाइट है फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर सदीक यूसुफ फाइट करेगा डिएगो लोपेस के साथ। अब इस फाइट में मैं हाइप के साथ जा रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है कि डिएगो लोपेस सदीक यूसुफ को बीट करने वाला है, एंड आई थिंक वो इस फाइट को विन करेगा बाय नॉकआउट। राइट नाउ डिएगो लोपेस इज ऑन फायर, उसके पीछे काफी अच्छा मोमेंटम है, वो अपनी फाइट्स को बहुत जल्दी फिनिश कर रहा है, और सदीक यूसुफ की फाइट उसके लिए बहुत बड़ी फाइट रहने वाली है। वैसे तो अपनी सबसे पहली फाइट जो उसकी मोव्जा रिवलाइव के साथ हुई थी, जो टू बी ऑनेस्ट एक काफी क्लोज फाइट थी, तो वो थी डिएगो लोपेस की सबसे बड़ी फाइट। बट क्योंकि वो उसकी यूएफसी में पहली ही फाइट थी, तो इसीलिए उस फाइट के बाद जब फिर से डिएगो लोपेस ने रीस्टार्ट किया है, तो डिएगो लोपेस काफी अच्छे से फाइट कर रहा है। वो नॉट ओनली अपने ओपोनेंट को सबमिट कर रहा है, जो बाय द वे उसकी स्पेशलिटी है, बट इसी के साथ उसके पंचेस में वो पावर भी है जिससे कि वो अपने ओपोनेंट को नॉकआउट भी कर सकता है। अब जैसे मैंने पहले कहा कि सदीक यूसुफ एक काफी बड़ी फाइट है, और वो इसलिए क्योंकि सदीक यूसुफ की स्ट्राइकिंग काफी अच्छी है। वो
जब भी अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालता है तो फिर उसके हुक्स लैंड होना स्टार्ट हो जाते हैं, और जब भी सदीक यूसुफ ने अपने हुक्स को लैंड किया है तो उसने ऑलमोस्ट हर बार अपने ओपोनेंट को डैमेज किया है। और अगर हम डिएगो लोपेज की स्ट्राइकिंग को देखें तो बेशक डिएगो लोपेज के पास वो नॉकआउट पावर है, बट इसी के साथ डिएगो लोपेज अपनी स्ट्राइकिंग को लेकर थोड़ा सा रेकलेस है, और यहाँ पर सदीक यूसुफ उसकी एडवांटेज ले सकता है उसे काउंटर करके अपने राइट या फिर लेफ्ट हुक से। बट अगर ये फाइट ग्राउंड में जाती है तो आई थिंक डिएगो लोपेज के पास बहुत ज्यादा एडवांटेज है। वो सदीक यूसुफ को ग्राउंड में होल्ड करके उसे बीट कर सकता है या इवन उसके ऊपर सबमिशंस को भी लगा सकता है। तो इसीलिए सदीक यूसुफ को चाहिए होगा कि वो मेक श्योर करे कि वो डिएगो लोपेज के टेकडाउन्स को डिफेंड करे, और जितना हो सके उतनी वो ये फाइट एक टेक्निकल स्ट्राइकिंग मैच बनाए। आई थिंक स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है सदीक यूसुफ की, बट यहाँ पर मुझे लगता है कि डिएगो लोपेज वो प्रेशर को लेके आने वाला है, जिसकी वजह से सदीक यूसुफ डिएगो लोपेज के ऊपर प्रेशर नहीं डाल पाएगा, बल्कि उसे बैकफुट में आना पड़ेगा। और ये आई थिंक सदीक यूसुफ की एक बहुत बड़ी वीकनेस है, जहां पर जब भी वो बैकफुट में होता है तो जैब हो गया या मे बी काउंटर हुक हो गया, इन दोनों के अलावा सदीक यूसुफ ज्यादा पंचेस को थ्रो नहीं करता है। और इसीलिए इस फाइट में मुझे लगता है कि डिएगो लोपेज सदीक यूसुफ को प्रेशर करने वाला है, और जैसे ही सदीक यूसुफ केज की साइड पुश होगा तो वहां पर डिएगो लोपेज सदीक यूसुफ को ग्राउंड में लेके जाने वाला है, और ग्राउंड में उसे बीट करके या फिर इवन फीट में एक बिग पंच लैंड करने के बाद सदीक यूसुफ को ग्राउंड में लेके जाकर उसके ऊपर ग्राउंड एंड पाउंड पंचेस को थ्रो करके आई थिंक वो इस फाइट को जीतने वाला है बाय नॉकआउट। अब आई डू थिंक कि मोस्टली अगर ये फाइट टेक्निकल रहती है तो आई थिंक सदीक यूसुफ अपने काउंटर हुक से डिएगो लोपेज को कैच कर सकता है, क्योंकि सेम ऐसे डिएगो लोपेज पहले भी काउंटर हो चुका है, तो डेफिनेटली सदीक यूसुफ ऐसा कर सकता है। बट आई थिंक जो डिएगो लोपेज अपना प्रेशर लेके आने वाला है वो सदीक यूसुफ हैंडल नहीं कर पाएगा, तो इसीलिए मेरी पिक है डिएगो लोपेज, जो इस फाइट को जीतने के लिए फेवरेट है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है विमेंस बैंटमवेट डिवीजन की, जहां पर हॉली होम की फाइट होने वाली है केला हैरिसन के साथ। हॉली होम अभी काफी ओल्ड हो चुकी है, जहां पर उसकी एज है 42 इयर्स की, एंड आई डोंट थिंक सो मैंने इतना ओल्ड फीमेल फाइटर देखा हो जो यूएफसी में फाइट कर रहा है, तो डेफिनेटली इस फाइट में एज तो बहुत बड़ा फैक्टर रहने वाला है। बट इसी के साथ इस फाइट को लेकर मैं बोलूंगा बहुत ही इंपॉर्टेंट है वेन्स को देखना, क्योंकि आई रियली डोंट नो कि कैसे केला हैरिसन 135 पाउंड्स बनाने वाली है, क्योंकि ये वेट उसने आज तक नहीं बनाया है। वो 145 और लेटली वो फाइट करते आ रही है 155 पाउंड्स में, तो यूएफसी में आकर 135 पाउंड्स में फाइट करना आई डू थिंक ये केला हैरिसन के लिए एक बहुत ही मुश्किल वेट कट रहने वाला है। अब थोड़ी देर के लिए अगर हम वेट को साइड कर दें तो केला हैरिसन को देखकर ऐसा लगता है कि वो एक ट्रक की तरह बनी हुई है, जहां पर वो अपने ओपोनेंट्स को बहुत ही इजीली ग्राउंड में लेके जा रही है। और बेसिकली जो मुझे इंप्रेसिव लगा वो केला हैरिसन के स्किल्स नहीं है, बल्कि मुझे केला हैरिसन की फिजिकल स्ट्रेंथ ज्यादा बेटर लगी, जहां पर वो अपने ओपोनेंट्स को मैन हैंडल कर रही है। आई मीन नॉट मैन हैंडल बट वुमेन हैंडल कर रही है, जो भी बोल लो, बट वो ये करके फाइट्स को विन कर जा रही है। और ये आई थिंक उसकी फाइट गेम का बहुत बड़ा पार्ट था, और इसीलिए मैं एक बार फिर से बात करना चाहता हूं वेट के बारे में। इस बार केला हैरिसन 135 पाउंड्स में फाइट करेगी, तो जो उसको अपनी स्ट्रेंथ से एडवांटेज मिलती थी वो इस फाइट में मुझे लगता है कि काफी कम हो जाएगी, और यहां पर केला हैरिसन को ज्यादा रिलाई करना पड़ेगा अपने स्किल्स के ऊपर रेदर देन फिजिकल स्ट्रेंथ। अब जैसे हॉली होम ने रोंडा राउजी की फाइट में एक बहुत बड़ा अपसेट किया था, जहां पर किसी ने भी नहीं सोचा था कि हॉली होम रोंडा राउजी को नॉकआउट करने वाली है, वैसा ही सेम कुछ यहां पर भी चल रहा है, क्योंकि यहां पर भी काफी लोग ये मानते हैं कि केला हैरिसन इस फाइट को विन करने वाली है। और क्योंकि हॉली होम अब 42 इयर्स की हो चुकी है, उसके पंचेस में अब वो ज्यादा शार्पनेस नहीं है, उसकी पावर भी कम हो चुकी है, और वो अपनी रीसेंट फाइट्स में अब बहुत ज्यादा क्लिंच करती है, जो काइंड ऑफ केला हैरिसन को ही हेल्प करेगा, क्योंकि केला हैरिसन की रेसलिंग काफी अच्छी है, तो वो ऑब्वियसली चाहेगी कि हॉली होम उसके ज्यादा क्लोज आए ताकि वो हॉली होम को ग्राउंड में लेके जाए। तो इसीलिए ये सारी चीजें देखकर काफी लोग केला हैरिसन को पिक कर रहे हैं। एंड ऑल्सो इस फाइट में हॉली होम बहुत ही बड़ी अंडरडॉग है, जहां पर वो है 5-1 अंडरडॉग, तो डेफिनेटली हॉली होम के चांसेस विन करने के बहुत कम है। बट पता नहीं क्यों आई थिंक हॉली होम फिर से एक बार सबको शॉक करने वाली है। अब जितने भी मैंने नेगेटिव पॉइंट्स बोले हॉली होम को लेकर, उन सब से मैं एग्री करता हूं, बट आई स्टिल थिंक कि हॉली होम की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है केला हैरिसन से। और क्योंकि इस बार केला हैरिसन 2 वेट क्लासेस नीचे फाइट करने वाली है, जो डेफिनेटली उसके माइंड से थोड़ा सा खेलने वाला है, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि इस वेट में उसने फाइट भी की है। ये वेट क्लास उसके लिए काफी न्यू है, यहाँ पर फाइटर्स ज्यादा फास्ट होंगे जितना केला हैरिसन यूज्ड टू है। तो आई डू थिंक कि हॉली होम एग्जैक्टली जैसे उसने रोंडा राउजी के साथ किया था, जहां पर बेसिकली वो स्टिक एंड मूव कर रही थी, यानी कि वो अपने पंच को थ्रो करने के बाद एकदम से डिस्टेंस को मेंटेन करके मूव कर जा रही थी, वैसा सेम ही कुछ वो केला हैरिसन के साथ करने वाली है। एंड आई थिंक इस फाइट में बहुत बड़ा अपसेट होने वाला है, और अगर हॉली होम इस फाइट में टेक डाउन्स को डिफेंड कर लेती है तो आई डू थिंक हॉली होम इस फाइट को विन करेगी। सो इसीलिए इस फाइट में मैं एक मैसिव अंडरडॉग के साथ जा रहा हूं, जहां पर मुझे लगता है हॉली होम केला हैरिसन को
बीट करने वाली है, जहां पर वो इस फाइट को विन करेगी बाय डिसीजन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है फेदरवेट डिवीजन की, जहां पर केल्विन केटर की फाइट हो रही है एल्जमेन स्टर्लिंग के साथ। अब आई थिंक इस फाइट में विनर को पिक करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि एक साइड केल्विन केटर है जो अपनी लेग इंजरी के 1-2 सालों के बाद कम बैक कर रहा है, वेयरएज दूसरी साइड एल्जमेन स्टर्लिंग है जो अपना डेब्यू कर रहा है फेदरवेट डिवीजन में। तो बेसिकली दोनों इस फाइट में कैसे फाइट करेंगे ये थोड़ा सा जानना मेरी ओपिनियन में मुश्किल है, बट आई डू थिंक एल्जमेन स्टर्लिंग इस फाइट में हेवी रेसलिंग अप्रोच लेके आने वाला है, जहां पर जैसे कि वो बैंटरवेट डिवीजन में अपने ओपोनेंट के बैक को लेके एक बैकपैक की तरह उन्हें कंट्रोल करता था, एग्जैक्टली वैसे वो यहाँ पर ट्राई करने वाला है केल्विन केटर के साथ। बट आई थिंक इस डिवीजन में ये चीज ट्राई करना काफी चैलेंजिंग रहेगी, क्योंकि यहाँ पर एल्जमेन स्टर्लिंग के पास अब वो साइज एडवांटेज नहीं है जो उसके पास बैंटरवेट डिवीजन में रहती थी, एंड ऑल्सो इस डिवीजन में फाइटर्स ज्यादा जोर का हिट करते हैं, और एल्जमेन स्टर्लिंग की चिन को लेकर अब मैं ज्यादा कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। बट ये बोलने के बाद भी मुझे लगता है कि एल्जमेन स्टर्लिंग के लिए ये मैचअप एक ज्यादा बेटर मैचअप है, और वो इसलिए क्योंकि केल्विन केटर एक प्योर स्ट्राइकर है, वो एक बॉक्सिंग अप्रोच के साथ फाइट करता है, जहां पर उसके पास वो वन पंच नॉकआउट पावर नहीं है। तो इसीलिए अगर एल्जमेन स्टर्लिंग इस फाइट में शॉन ओमेली की फाइट की तरह काउंटर भी होता है, तो काफी हाई चांसेस हैं कि बेशक एल्जमेन स्टर्लिंग हर्ट हो जाए बट वो नॉकआउट ना हो। वेयरएज अगर टेक डाउन्स की बात रही तो यहाँ पर एल्जमेन स्टर्लिंग को आई थिंक बार बार टेक डाउन्स करने पड़ेंगे, क्योंकि जैसे मैंने पहले कहा कि ये बैंटरवेट डिवीजन नहीं है जहां पर एल्जमेन स्टर्लिंग के पास साइज एडवांटेज है। तो अगर वो केल्विन केटर को ग्राउंड में भी लेके जाता है, जो आई डू थिंक कि वो लेके जाएगा, बट इसी के साथ मुझे ये भी लगता है कि वो केल्विन केटर को ग्राउंड में होल्ड नहीं कर पाएगा। अब फीट में एल्जमेन स्टर्लिंग की स्ट्राइकिंग इतनी बेटर नहीं है, बट उसकी मूवमेंट काफी अच्छी है, तो डेफिनेटली केल्विन केटर को थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है एल्जमेन स्टर्लिंग को रीड करने की। बट इसी के साथ अगर केल्विन केटर ने पंच कॉम्बिनेशंस थ्रो करना स्टार्ट कर दिए, स्पेशली उसका राइट हुक, तो फिर एल्जमेन स्टर्लिंग ट्रबल में आ सकता है। अब आई डू नो दोनों की अप्रोच क्या रहने वाली है, क्योंकि बेसिकली ये क्लासिक स्ट्राइकर वर्सेस रेसलर की फाइट रहने वाली है, बट इसी के साथ ये जानना कि ये दोनों फाइटर्स कितना बेटर परफॉर्म करने वाले हैं ये थोड़ा सा मुश्किल है बताना, क्योंकि एक फाइटर ने काफी टाइम ऑफ लिया है, तो डेफिनेटली उसने अपने स्किल्स को इंप्रूव करने की ट्राई की होगी। वेयरएज वी डू नो कि एल्जमेन स्टर्लिंग रेसलिंग अप्रोच के साथ आ रहा है, बट क्योंकि ये थोड़ी सी हेवी डिवीजन है जहां पर वो इतना फास्ट नहीं होगा, और उसका ओपोनेंट भी उसके साइज से स्मॉल नहीं है बल्कि उसके लेवल का या फिर उससे ऊपर का साइज का होगा, तो नोबडी नोस कि एल्जमेन स्टर्लिंग भी कैसे परफॉर्म करने वाला है। बट अगर फाइट की प्रेडिक्शन देनी हो तो आई एम गोइंग विद एल्जमेन स्टर्लिंग टू विन दिस फाइट बाय डिसीजन। अब केल्विन केटर की स्ट्राइकिंग ज्यादा बेटर है, बट आई एम रियली नॉट श्योर कि वो एल्जमेन स्टर्लिंग के टेक डाउन्स को डिफेंड कर पाएगा या फिर नहीं, और अगर एक बार एल्जमेन स्टर्लिंग ने अपना फ्लो पकड़ लिया तो वो केल्विन केटर को बार बार ग्राउंड में लेके जाने वाला है। और तुम बोल सकते हो कि मैं एल्जमेन स्टर्लिंग की रेसलिंग पर काफी ट्रस्ट कर रहा हूं, तो इसीलिए मैं बेटिंग फेवरेट के साथ जा रहा हूं, जहां पर आई डू थिंक एल्जमेन स्टर्लिंग इस फाइट को जीतेगा बाय डिसीजन। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है प्रीलिम कार्ड की मेन इवेंट फाइट, जिसको काफी लोग बोल रहे हैं कि ये फाइट मेन कार्ड में रहनी चाहिए थी, जहां पर ये फाइट है लाइट हेवीवेट डिवीजन फाइटर्स यिरी प्रोहास्का वर्सेस अलेक्जेंडर रैकिच के बीच में। आई थिंक ये फाइट एक काफी अमेजिंग फाइट रहने वाली है, क्योंकि एक साइड है यिरी प्रोहास्का जो काफी अनऑर्थोडॉक्स फाइटर है, जिसके पंचेस कहीं से भी आ सकते हैं, कोई भी यिरी प्रोहास्का की मूवमेंट को रीड नहीं कर सकता। वेयरएज अगर अलेक्जेंडर रैकिच की बात करें तो इस फाइटर पर यूएफसी ने काफी ट्रस्ट किया था कि ये फाइटर लाइट हेवीवेट डिवीजन का चैंपियन बनेगा, बट अनफॉर्चुनेटली यान ब्लोविच के साथ एक वॉर फाइट करते हुए लास्ट राउंड में अलेक्जेंडर रैकिच अपनी नी को पॉप कर देता है, जहां पर 2 सालों के बाद वो फिर से कम बैक कर रहा है, बट अगेंस्ट अ वेरी डेंजरस फाइटर यिरी प्रोहास्का। दोनों फाइटर्स अपने डिवीजन में लॉन्ग फाइटर्स में से एक हैं, जहां पर दोनों फाइटर्स के पंचेस में काफी स्पीड रहती है, इन दोनों के पास नॉकआउट पावर है, बट अलेक्जेंडर की स्ट्राइकिंग ज्यादा टेक्निकल है, वेयरएज यिरी प्रोहास्का की स्ट्राइकिंग बहुत ही ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है। दोनों के पास काफी अच्छी किक्स हैं, बट आई थिंक इस फाइट में यिरी प्रोहास्का ज्यादा लेग किक्स को थ्रो करने की ट्राई करेगा, क्योंकि अलेक्जेंडर रैकिच काफी टाइम के बाद फाइट कर रहा है, उसको लेग इंजरी भी हुई थी, तो यहां पर भी कोई नहीं जानता कि अलेक्जेंडर रैकिच अपने कमबैक में कैसे फील करने वाला है। क्या वो पहले की ही तरह एक काफी फास्ट फाइटर होगा, क्योंकि यही उसकी अपने ओपोनेंट्स के ऊपर काफी बड़ी एडवांटेज होती थी कि वो उनसे ज्यादा फास्ट था। बट यहाँ पर एक तो अलेक्जेंडर रैकिच इंजरी के बाद वापस आ रहा है, एंड ऑल्सो जो उसका ओपोनेंट यिरी प्रोहास्का वो भी काफी हाई स्पीड में फाइट करता है, तो आई थिंक ये जो अलेक्जेंडर रैकिच की एडवांटेज है ये इस फाइट में हमें नहीं देखने को मिलेगी।
अब जैसे मैंने पहले कहा कि अलेक्जेंडर रैकिच एक ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, तो उसे अपने पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करने के लिए थोड़ी सी स्पेस चाहिए होती है। वो अपने ओपोनेंट्स को थोड़ा सा रीड करता है। वेयरएज अगर यिरी प्रोहास्का की बात करें तो वो हाईली अनप्रेडिक्टेबल फाइटर है जो किसी भी पोजीशन से अपनी स्ट्राइक्स को थ्रो कर सकता है। और अगर इस फाइट में यिरी प्रोहास्का अलेक्जेंडर रैकिच को मैनेज कर लेता है पुश बैक करने की, जहां पर वो अलेक्जेंडर रैकिच की स्ट्रेंथ होगी उसको जरा भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, तो आई थिंक वो इस फाइट को विन करने वाला है। अलेक्जेंडर रैकिच काफी बार अपनी फाइट्स में जब भी पुश बैक हुआ है तो डेफिनेटली उसके ऊपर पंचेस लैंड होते हैं जहां पर उसका डिफेंस इतना स्ट्रांग नहीं रहता। और अगर ये चीज यिरी प्रोहास्का मैनेज कर लेता है, जहां पर वो अलेक्जेंडर के साथ डिस्टेंस गेम नहीं खेल रहा है बल्कि अलेक्जेंडर के फेस के सामने जा रहा है, उसे पुश बैक कर रहा है एग्जैक्टली द सेम वे जैसे उसने एलेक्स परेरा के सामने किया था, तो आई थिंक अलेक्जेंडर रैकिच को बहुत ज्यादा ट्रबल होने वाली है। अलेक्जेंडर के सामने तुम टेक्निकल रहकर फाइट नहीं कर सकते क्योंकि फिर अलेक्जेंडर इस फाइट को विन कर जाएगा। बट यहां पर उसका ओपोनेंट यिरी प्रोहास्का जरा भी टेक्निकल नहीं है और मुझे लगता है कि अलेक्जेंडर को काफी प्रॉब्लम होगी यिरी प्रोहास्का की मूवमेंट को रीड करने पर। बट इसी के साथ रैकिच अगर अपने टाइमिंग को सेट कर लेता है तो वो यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट भी कर सकता है क्योंकि यिरी प्रोहास्का की चेन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चेन नहीं है और क्योंकि अलेक्जेंडर रैकिच के पास भी काफी ज्यादा पावर है तो वो अपनी हेड किक या फिर राइट स्ट्रेट पंच से यिरी प्रोहास्का को नॉकआउट कर सकता है। तो ओवरऑल दोनों फाइटर्स को देखने के बाद इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है यिरी प्रोहास्का टू विन बाय लेट राउंड नॉकआउट। आई थिंक जो यिरी प्रोहास्का की मूवमेंट है वो अलेक्जेंडर रैकिच को बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाली है। वो काफी टाइम के बाद कमबैक कर रहा है एंड आई डोंट थिंक सो कि वो जल्दी सेट हो पाएगा यिरी प्रोहास्का की मूवमेंट को रीड करने के लिए, और इसीलिए आई थिंक थर्ड राउंड में यिरी प्रोहास्का अलेक्जेंडर रैकिच को काफी हर्ट करने वाला है और उसे नॉकआउट करने वाला है। तो इस फाइट में मैं अंडरडॉग के साथ जा रहा हूं जहां पर आई थिंक यिरी प्रोहास्का इस फाइट को जीतने वाला है बाय नॉकआउट। और अब बात करते हैं UFC 300 के मेन कार्ड के बारे में, जहां पर इस मेन कार्ड की जो ओपनर फाइट है वो मिडिलवेट डिवीजन की है, जहां पर बो निकल की फाइट रहने वाली है कोडी ब्रंडेज के साथ। कोई भी नहीं जानता कि ये फाइट यहां पर क्या कर रही है। क्लियरली बो निकल के लिए ये फाइट एक स्टेप अप फाइट है जहां पर बेसिकली UFC बो निकल को प्रमोट कर रही है, बट उन्होंने इस बात को इतना ज्यादा सीरियसली ले लिया कि 8-10 सालों में आने वाले सबसे बड़े कार्ड की मेन कार्ड में रख दिया है 2 अनरैंक फाइटर, जिसमें एक बो निकल है जिसके पीछे हम बोल सकते हैं कि अभी काफी हाइप है, बट ये भी मैटर करता है कि उसका ओपोनेंट कौन है और उसका ओपोनेंट एक नोबडी है। यहां पर सिर्फ प्रॉब्लम बो निकल की नहीं है बट ऑल्सो उसके ओपोनेंट की भी है, क्योंकि अगर बो निकल को कोई रैंक फाइटर मिलता या फिर अगर बो निकल की किसी बड़े फाइटर के साथ फाइट हो रही होती या फिर किसी वेटरन के साथ फाइट हो रही होती तो आई डोंट थिंक सो किसी को भी प्रॉब्लम होती। बट बो निकल की ये फाइट एक बेसिकली स्टेप अप फाइट रहने वाली है जहां पर ऑब्वियसली वो इस फाइट को विन करेगा बाय नॉकआउट या फिर सबमिशन। तो आई रियली डोंट गेट द पॉइंट कि बो निकल मेन कार्ड में क्या कर रहा है। इस फाइट में मुझे प्रेडिक्शन देने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि बो निकल पूरे UFC 300 कार्ड का सबसे बड़ा फेवरेट है, जहां पर हर कोई जानता है कि बो निकल इस फाइट को विन करेगा एंड आई डोंट थिंक सो कोडी ब्रंडेज के पास कोई भी चांस है बो निकल को बीट करने का। बट इसी के साथ ऐसी फाइट्स में जहां पर एक फाइटर के पास जरा भी चांस नहीं होता है फाइट को विन करने का, तो वहां पर मेरी ओपिनियन में उस फाइटर को पूरा मैच चले जाना चाहिए। वो जितना फाइट को डर्टी बना सकता है उसे उतना बनाना चाहिए। और यहां पर अगर कोडी ब्रंडेज की बात करें तो उसे चाहिए कि वो बो निकल की पावर होगी या फिर रेसलिंग होगी उसे जरा भी रिस्पेक्ट ना दे और बेसिकली फर्स्ट राउंड के पहले ही सेकंड से बो निकल के ऊपर टूट के पड़ जाए। बो निकल को ज्यादा टाइम नहीं हुआ है MMA फाइट करते हुए, तो डेफिनेटली उसे ये चीज बिल्कुल ऑफ गार्ड कर सकती है, जहां पर हु नोस बो निकल थोड़ी सी मिस्टेक कर दे और कोडी ब्रंडेज जो वाइल्ड हो रहा है उसमें से कोई एक लकी पंच बो निकल की चेन पर कनेक्ट हो जाए। तो मेरी ओपिनियन में अगर कोडी ब्रंडेज को जीतना है तो उसे बिल्कुल पागल होकर फाइट करना होगा। उसे केयर नहीं करनी होगी कि वो नॉकआउट होता है या फिर नहीं, क्योंकि ऑलरेडी सारे ऑड्स उसके बिल्कुल अगेंस्ट चल रहे हैं। बट अगर प्रेडिक्शन की बात हो तो ऑब्वियसली मैं पिक कर रहा हूं बो निकल टू विन दिस फाइट बाय नॉकआउट। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट। ये फाइट एक बहुत बड़ी फाइट है, जहां पर ये फाइट है लाइट वेट डिवीजन फाइटर्स चार्ल्स ओलिवेरा वर्सेस अरमान सरूकिन के बीच में। ये बहुत ही टफ और काफी क्लोज है फाइट पिक करना, बट आई एम गोइंग विद चार्ल्स टू ब्रॉन्क्स ओलिवेरा। आई थिंक इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट हो रहा है, जहां पर मुझे लगता है कि इन दोनों के बीच में वॉर होने वाला है और चार्ल्स ओलिवेरा अरमान सरूकिन को कैच करेगा और उसे नॉकडाउन करने के बाद उसे रियर नेकेड चोक से सबमिट करने वाला है। अब डोंट गेट मी रॉन्ग, अरमान सरूकिन चार्ल्स ओलिवेरा को नॉकआउट कर सकता है एंड आई डू थिंक अरमान सरूकिन अर्ली चार्ल्स ओलिवेरा को डैमेज भी करने वाला है, बट वहां से मुझे लगता है चार्ल्स ओलिवेरा कमबैक करेगा और अरमान सरूकिन को हर्ट करने के बाद उसे सबमिट कर देगा।
अगर जोकिम सिल्वा अरमान सरूकिन को मल्टीपल टाइम्स लेफ्ट हुक से कैच कर सकता है तो चार्ल्स ओलिवेरा डेफिनेटली ये कर सकता है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा के स्ट्रेट पंचेस और उसके हुक्स हो गए ये काफी डेंजरस वेपन्स हैं। और जैसे कि अरमान सरूकिन बोल रहा है कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को पहले ही राउंड में नॉकआउट कर देगा, तो इसका मतलब ये कि अरमान सरूकिन चार्ल्स ओलिवेरा के ऊपर चार्ज करने वाला है और ये आई थिंक चार्ल्स ओलिवेरा को काफी बड़ी एडवांटेज देने वाला है अरमान सरूकिन के ऊपर एक काउंटर हुक को थ्रो करने की। और अगर चार्ल्स ओलिवेरा ने अपने पंच को लैंड कर दिया तो आई डोंट थिंक सो अरमान सरूकिन उस पंच को ले पाएगा। वैसे तो मेरी ओपिनियन में ये चीज दोनों के लिए ही अप्लाई करती है, जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा की चिन्ह भी हम देख चुके हैं कि वो भी पंच को डायरेक्टली नहीं ले पाएगा, वो डेफिनेटली अरमान सरूकिन के पंच से नॉकडाउन होने वाला है। बट यहां पर मुझे फील आ रही है कि चार्ल्स ओलिवेरा सर्वाइव करने वाला है। अरमान सरूकिन के पास हाई लेवल रेसलिंग है जिससे कि वो चार्ल्स ओलिवेरा को टेक डाउन कर सकता है, वेयरएज़ चार्ल्स ओलिवेरा के पास हाई लेवल जुजित्सु गेम है जिससे कि वो अरमान सरूकिन को सबमिट कर सकता है। बट गिवन दैट आई डोंट थिंक सो कि ये फाइट डायरेक्टली ग्राउंड में जाने वाली है, जहां पर मुझे लगता है दोनों फाइटर स्ट्राइकिंग करेंगे, वो काफी वाइल्ड एक्सचेंजेस करने वाले हैं और फिर दोनों में से जब कोई फाइटर हर्ट होगा तभी ये फाइट ग्राउंड में जाएगी। इस फाइट में चार्ल्स ओलिवेरा अपनी रीच की एडवांटेज लेकर अरमान सरूकिन के साथ डिस्टेंस में रहकर फाइट कर सकता है और जब भी अरमान सरूकिन फॉरवर्ड पुश करने का देखेगा तो वहां पर चार्ल्स ओलिवेरा अपने 1-2 स्ट्रेट पंचेस से अरमान सरूकिन को हर्ट कर सकता है। एंड ऑल्सो इसी के साथ अपनी साइज की एडवांटेज लेते हुए चार्ल्स ओलिवेरा अरमान सरूकिन के ऊपर हेड किक्स को भी लैंड कर सकता है, स्पेशली लेफ्ट हेड किक, क्योंकि अरमान सरूकिन कभी कभार अपने राइट गार्ड को ऊपर नहीं करता है। तो डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा को वो साइड टारगेट करनी चाहिए। वेयरएज़ अगर अरमान सरूकिन की बात करें तो बेशक मैं इस चीज को बिलीव करता हूं कि जब अरमान सरूकिन चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट करेगा तो चार्ल्स ओलिवेरा वहां से कम बैक करने वाला है। बट इसी के साथ वहां से चार्ल्स ओलिवेरा के लिए कम बैक करना ज्यादा मुश्किल रहेगा, क्योंकि अनलाइक फाइटर्स लाइक जस्टिन गेची या फिर डस्टिन पोरियर जो चार्ल्स ओलिवेरा को हर्ट करने के बाद उसे टाइम दे रहे थे रिकवर करने का और वापस फीट में खड़े होने का, वैसा बिल्कुल अरमान सरूकिन नहीं करेगा, जहां पर सेम लाइक इस्लाम महाचेव अरमान सरूकिन भी जंप इन करने वाला है। और आई थिंक अरमान सरूकिन का ग्राउंड एंड पाउंड बहुत ज्यादा लीथल है, तो डेफिनेटली चार्ल्स ओलिवेरा नहीं चाहेगा कि वो ग्राउंड में अरमान सरूकिन के साथ फाइट करे। ये मेरी ओपिनियन में चार्ल्स ओलिवेरा का लास्ट चांस है टाइटल के पास पहुंचने का। एंड आई डू थिंक कि चार्ल्स ओलिवेरा अपना 100% दे रहा है, जहां पर अगर हम चार्ल्स ओलिवेरा को देखें तो लास्ट ईयर अक्टूबर में इस्लाम महाचेव के साथ फाइट करने के लिए उसने ट्रेनिंग कैंप किया था, फिर उसने जनवरी में इस्लाम महाचेव के साथ फिर से फाइट करने के लिए ट्रेनिंग कैंप किया और अभी बेसिकली तीसरी बार है जहां पर चार्ल्स ओलिवेरा ने फिर से ट्रेनिंग कैंप किया है और इन तीनों ही ट्रेनिंग कैंप में उसने बहुत ज्यादा रेसलिंग को काउंटर करने की ट्रेनिंग की होगी। तो आई डोंट नो व्हाई बट मुझे लग रहा है कि चार्ल्स ओलिवेरा ये विन लेके जाने वाला है। अरमान सरूकिन के पास पूरा चांस है चार्ल्स ओलिवेरा को बीट करने का, आई मीन तभी वो इस फाइट में फेवरेट भी है, बट मैं जा रहा हूं एक अंडरडॉग के साथ, यानी कि चार्ल्स ओलिवेरा टू विन बाय सबमिशन। इस्लाम महाचेव के अलावा चार्ल्स ओलिवेरा ने रिसेंट टाइम में सारे ही लाइट वेट डिवीजन के टॉप फाइटर्स को बीट किया है एंड आई रियली वांटेड कि ये फाइट 5 राउंड्स की होती, बट क्योंकि ये फाइट 3 राउंड्स की है तो डेफिनेटली फर्स्ट राउंड के स्टार्टिंग से ही इस फाइट में वॉर होने वाला है। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट भी एक बहुत बड़ी फाइट है जहां पर ये फाइट होने वाली है फॉर द बैडेस्ट मदरफकर बेल्ट, जिधर जस्टिन गेची फाइट करने वाला है मैक्स होलोवे के साथ। इस फाइट में मैक्स होलोवे को कुछ ज्यादा ही अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, जहां पर वो इस फाइट में 3-1 अंडरडॉग है। एंड यू नो व्हाट, मैं इस बात को ईगो पे ले गया हूं, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मैक्स होलोवे टू विन बाय लेट राउंड नॉकआउट। हर कोई मैक्स होलोवे और डस्टिन पोरियर की फाइट को लेके आ रहा है, जहां पर क्लियर डिफरेंस था कि मैक्स होलोवे उस फाइट में अंडर साइज था और डस्टिन पोरियर ने मैक्स होलोवे को मल्टीपल टाइम्स उस फाइट में हर्ट किया था। बट जितना उस फाइट को लेकर मैक्स होलोवे को अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है, उतनी वो फाइट वन साइडेड थी भी नहीं। सबसे पहले तो वो फाइट मैक्स होलोवे ने 6 हफ्तों के शॉर्ट नोटिस मिली थी, तो डेफिनेटली उसके पास इतना टाइम नहीं था कि वो प्रॉपर वेट को पुट इन कर पाए। और ये चीज मैक्स होलोवे ने खुद बोली है कि वो उस फाइट में थोड़ा सा फैट था। बट इसी के साथ लोग ये चीज मेंशन करना भूल जा रहे हैं कि उस फाइट में मैक्स होलोवे ने भी डस्टिन पोरियर को हर्ट किया था। और जब लेटर राउंड्स की बात करें तो वहां पर मैक्स होलोवे को काफी सक्सेस मिल रही थी अपने पंच कॉम्बिनेशंस पर। अब जस्टिन गेची इज अ डेंजरस फाइटर, ये सब जानते हैं। और अब तो जैसे जस्टिन गेची ने अपने फाइटिंग स्टाइल में थोड़ा सा चेंज किया है, जहां पर वो इतना ज्यादा वाइल्ड नहीं होता है, तो अब तो जस्टिन गेची और भी ज्यादा डेंजरस हो गया है। बट आई थिंक इस फाइट में ये हेल्प करेगा मैक्स होलोवे को। जस्टिन गेची अगर इस फाइट में वाइल्ड नहीं होता है तो मैक्स होलोवे को काफी टाइम
मिल जाएगा अपने पंच कॉम्बिनेशन से जस्टिन गेची को काउंटर करने का। एंड ऑल्सो अगर जस्टिन गेची इसी अप्रोच के साथ आता है कि वो ज्यादा काम रहेगा, तो फिर इसका मतलब होगा कि जस्टिन गेची मैक्स होलोवे के ऊपर वो ज्यादा प्रेशर नहीं डाल पाएगा, जहां पर वो अपने हेवी पंच कॉम्बिनेशंस को मैक्स होलोवे के ऊपर नहीं थ्रो कर पाएगा। तो ये भी मैक्स होलोवे को एडवांटेज देगा, क्योंकि फिर मैक्स होलोवे एक या फिर दो पंच लेने के बाद बैकफुट में आ सकता है, अपने आप को रिकलेक्ट कर सकता है और बेसिकली जस्टिन गेची के साथ पॉइंट फाइटिंग कर सकता है, जो ऑन थ्योरी तो मुझे ऐसे ही लग रहा है कि मैक्स होलोवे को एडवांटेज देगा। डस्टिन पोरियर को सबसे ज्यादा सक्सेस मिल रही थी जब वो मैक्स होलोवे को प्रेशर कर रहा था, उसके ऊपर बेसिकली अपने साइज को इंप्लाई कर रहा था, क्योंकि वो ज्यादा बड़ा था मैक्स होलोवे से, और फिर ये सब करने के बाद अपने हेवी पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करके वो मैक्स होलोवे को हर्ट कर रहा था। बट यहां पर ऐसा लग रहा है कि जस्टिन गेची ये नहीं कर पाएगा। बट इन्हीं के साथ जस्टिन गेची के पास एक काफी बड़ा वेपन है, और वो है उसकी लेग किक्स, क्योंकि ये चीज सबको एडमिट करनी पड़ेगी कि मैक्स होलोवे लेग किक्स को डिफेंड नहीं करता है। ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में मैक्स होलोवे को लेग किक्स पड़ती हैं, जहां पर वो लेग किक्स को डिफेंड नहीं करता है। एंड वी ऑल नो जस्टिन गेची के पास वन ऑफ द बेस्ट लेग किक्स में से एक है। तो इस फाइट में ये चीज कंपलसरी है कि मैक्स होलोवे इस चीज को इंप्रूव करे, क्योंकि इस फाइट में उसका सबसे बड़ा वेपन रहने वाला है उसकी स्पीड। बट अगर जस्टिन गेची ने उसकी लेग्स को टेक आउट कर लिया, तो फिर मैक्स होलोवे की मूवमेंट बहुत ज्यादा स्लो हो जाएगी, वो इतना ज्यादा स्पीड नहीं रहेगा, और फिर जस्टिन गेची अपने बिग पंचेस को और भी इजीली लैंड कर पाएगा। जिस भी फाइट में मैक्स होलोवे प्रेशर हुआ है, वहां पर मैक्स होलोवे वो डेंजरस वाला मैक्स होलोवे नहीं रहता। और ये चीज हम उसकी डस्टिन की फाइट होगी या फिर एलेक्जेंडर के साथ उसकी सारी फाइट्स होगी, वहां पर हम ये चीज देख चुके हैं कि मैक्स होलोवे बैकफुट पर इतने अच्छे से फाइट नहीं करता है। बट जैसे मैंने पहले कहा, आई डोंट थिंक सो कि इस फाइट में जस्टिन गेची ज्यादा प्रेशर करने वाला है मैक्स होलोवे को, वो एक ज्यादा काम अप्रोच के साथ फाइट करने वाला है, और इसीलिए मुझे लगता है कि ये चीज मैक्स होलोवे को एडवांटेज देने वाली है। या तो फिर इस फाइट में फाइनली मैक्स होलोवे की चिन क्रैक होने वाली है, जहां पर जस्टिन गेची अपना बिग ओवरहैंड राइट को थ्रो कर रहा है और मैक्स होलोवे को नॉकआउट कर दे रहा है, या फिर मैक्स होलोवे अपने पंच कॉम्बिनेशन से लगातार जस्टिन गेची को हर्ट करने वाला है, वो उसे काउंटर करने वाला है, और जैसे ही ये फाइट फोर्थ या फिर फिफ्थ राउंड में जाएगी, तो वहां पर जस्टिन गेची हमें गैस आउट होता हुआ दिखेगा। वेरे सब लोग जानते हैं कि मैक्स होलोवे का गैस टैंक बहुत ही अच्छा है, इवन जब उसको बहुत कम टाइम मिला था डस्टिन पोरियर के साथ फाइट करने में, वहां पर भी स्टिल मैक्स होलोवे का गैस टैंक काफी अच्छा था। तो इसीलिए अगर मैक्स होलोवे वन पंच से नॉकआउट नहीं हुआ, तो आई थिंक लेटर राउंड्स में अपने कंटिन्यूसली पंचेस को थ्रो करके वो जस्टिन गेची को ओवरवेल्म करने वाला है, उसे लगातार हर्ट करने वाला है। एंड वी ऑल नो कि जस्टिन गेची की भी चिन इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है, तो रियली मैक्स होलोवे के पास चांस होगा लेटर राउंड्स में जस्टिन गेची को फिनिश करने का। अब ये चीज मुझे काफी इंटरेस्टिंग लगी, जहां पर दोनों ही फाइटर्स को अगर हम देखें तो दोनों की जो एबिलिटीज हैं वो एक दूसरे को काउंटर करती हैं। जहां पर अगर जस्टिन गेची के पास नॉकआउट पावर है, तो मैक्स होलोवे के पास ग्रेनेड चिन है जो कभी भी नॉकआउट नहीं होता है। वेयरएज अगर जस्टिन गेची के पास इतनी अच्छी चिन नहीं है, तो मैक्स होलोवे के पास भी वो वन पंच नॉकआउट पावर नहीं है जिससे कि वो जस्टिन गेची को नॉकआउट कर दे। तो बेसिकली इस फाइट में यही देखना है कि इनमें से कौन सी एबिलिटी जल्दी ब्रेक होती है। जहां पर जिस भी फाइटर की एबिलिटी ज्यादा भारी पड़गी, वो मुझे लगता है इस फाइट को जीत जाएगा। बट गिवन दैट इस बार मैक्स होलोवे को बहुत ज्यादा टाइम मिला है एक प्रॉपर वेट को पुट ऑन करने में, वो फोटोज में काफी लीन और मस्कुलर लग रहा है, जिससे कि ये पता लगता है कि उसने बहुत ही कम फैट को पुट ऑन किया है, बल्कि ज्यादा मसल्स को पुट ऑन किया है। उसे इस बार ज्यादा टाइम मिला है अपने ओपोनेंट को एनालाइज करने का, गेम प्लान बनाने का। और सबसे बड़ी चीज, इस फाइट में मैक्स होलोवे को बहुत ही ज्यादा अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। बीट फाइटर्स या फिर सोशल मीडिया हो गया, हर जगह मैं देख रहा हूं कि मैक्सिमम लोग ये बोल रहे हैं कि मैक्स होलोवे इस बार नॉकआउट होने वाला है, उसकी फाइनली चिन क्रैक हो जाएगी, जो टू बी ऑनेस्ट पता नहीं मैं पर्सनल ले चुका हूं। और इसीलिए इस फाइट में मैं बिग अंडरडॉग के साथ जा रहा हूं, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है मैक्स होलोवे टू विन बाय नॉकआउट। अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट है UFC 300 की को मेन इवेंट फाइट, जहां पर स्ट्रॉवेट फाइटर जोंग वेली की फाइट रहने वाली है यान शाओनान के साथ। आई थिंक ये फाइट जोंग वेली के लिए एक काफी इजी फाइट रहने वाली है, जहां पर जो भी यान शाओनान की एबिलिटीज है वो जोंग वेली के पास ज्यादा बेटर है। स्ट्राइकिंग की बात ले लें तो जोंग वेली के पास ज्यादा बेटर स्ट्राइकिंग है, वेरस अगर स्पीड की बात लें तो यहां पर भी जोंग वेली ज्यादा स्पीड है यान शाओनान से। अब इन्हीं चीजों के साथ जोंग वेली के पास वो ग्रैपलिंग एबिलिटी भी है जो यान शाओनान को ट्रबल में डाल सकता है। एंड आई थिंक इस फाइट को जोंग वेली काफी कंफर्टेबल होकर विन करने वाली है, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रेडिक्शन है जोंग वेली टू विन बाय डिसीजन। अब इन दोनों फाइटर्स को देखकर मुझे नहीं लग रहा है कि कैसे यान शाओनान इस फाइट को विन कर सकती है। मे बी वो जोंग वेली को ग्राउंड में लेके चले जाए और
उसे वहां पर बीट करे, या फिर जॉन्ग वेली के ऊपर वाइल्ड पंचेस को थ्रो करे जिससे कि वो जॉन्ग वेली को अर्ली हर्ट करके इस फाइट को विन कर सके। हमने बिग अपसेट्स होते हुए पहले भी देखा है जहां पर जूलियाना पेना ने अमांडा न्यूनेस को बीट कर दिया था, तो हु नोस वैसा कुछ यान शाओनान भी करके दिखा दे। बट ओवरऑल आई डू थिंक कि जॉन्ग वेली हर जगह ज्यादा बेटर है यान शाओनान से, तो इसीलिए वो इस फाइट को विन करेगी बाय डिसीजन। मे बी ऐसा हो सकता है कि वो यान शाओनान को ग्राउंड में लेके जाके उसे सबमिट कर दे, बट मोस्ट लाइकली ये फाइट डिस्टेंस जाने वाली है जहां पर जॉन्ग वेली इस फाइट को विन करेगी। और अब मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फाइट, ये फाइट रहने वाली है UFC 300 की मेन इवेंट फाइट, जहां पर ये फाइट है लाइट हेवीवेट फाइटर्स एलेक्स परेरा वर्सेस जमाल हिल के बीच में। काफी क्लोज फाइट, बहुत ज्यादा नर्वस कर देने वाली फाइट, और कोई भी यहां पर गलती हुई तो दोनों फाइटर्स के पास इतनी ज्यादा एबिलिटी है कि वो उस गलती के लिए अपने ओपोनेंट को पनिश करें और उस ओपोनेंट को नॉकआउट कर दें। दोनों फाइटर्स पोजेस करते हैं वो वन पंच नॉकआउट पावर, और यहां पर भी कौन सा फाइटर फाइट को विन करेगा ये पिक करना काफी मुश्किल है, बट इसी के साथ मुझे लग रहा है कि एलेक्स परेरा इस फाइट को विन करेगा बाय नॉकआउट। जमाल हिल की अगर बात करें तो वो आ रहा है अकीलिस की इंजरी के बाद, जो एक काफी डेंजरस इंजरी होती है, और काफी एथलीट्स हो गए डिफरेंट स्पोर्ट के, उनके करियर भी एंड हो जाते हैं इस इंजरी से। तो आई एम रियली नॉट श्योर कि जमाल हिल फुल 100% से हील है या फिर नहीं। वी नो फॉर अ फैक्ट कि ये फाइट होने वाली थी UFC 301 जो ब्राजील में हो रही है नेक्स्ट मंथ, वहां पर ये फाइट होने वाली थी, बट क्योंकि 300 की मेन इवेंट के लिए ऑप्शंस नहीं बचे थे, तो इसीलिए इस फाइट को रखा गया है UFC 300 में। थोड़ा सा जल्दी यहां पर जमाल हिल कमबैक कर रहा है, तो इसीलिए इस फाइट में जो एलेक्स परेरा लेग किक्स को थ्रो करेगा वो देखना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। एलेक्स परेरा की लेग किक्स नॉर्मल लेग किक्स नहीं होती हैं, बल्कि काफ किक्स या फिर लो लेग किक्स होती हैं, जो बहुत ही ज्यादा वियर्ड एंगल से आती हैं। आई मीन पता भी नहीं चलता है कि एलेक्स परेरा लेग किक्स को कैसे थ्रो कर रहा है, और ये आई थिंक इस फाइट में जमाल हिल को बहुत ज्यादा ट्रबल देने वाली है। अब जमाल हिल का फाइटिंग स्टाइल भी एक नॉर्मल फाइटिंग स्टाइल नहीं है, जहां पर जमाल हिल बहुत ही ज्यादा अनऑर्थोडॉक्स है, वो कंटिन्यूअसली अपने स्टांस को स्विच करते रहता है, तो ये मे बी एलेक्स परेरा को स्टार्टिंग में थोड़ा सा कंफ्यूज कर दे और एलेक्स परेरा थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले सेटल होने का। बट मैंने काफी जमाल हिल की फाइट्स देख ली हैं, और जमाल हिल ऑलमोस्ट अपनी हर एक फाइट में अपने पंचेस को बहुत ज्यादा एक्सटेंड करता है। अगर जमाल हिल ऑर्थोडॉक्स स्टांस में हुआ तो फिर एलेक्स परेरा को काफी इजी होगा लेग्स को टारगेट करने का, वेयरएज अगर जमाल हिल डिसाइड करता है, जो मुझे डेफिनेटली लगता है कि वो करने वाला है, यानी कि साउथ पास स्टांस लेने वाला है ताकि वो एलेक्स परेरा की किक्स को एलिमिनेट कर सके, तो इस पोजीशन से उसका राइट हैंड आगे होगा। और ये चीज मैं उसकी फाइट में देख चुका हूं कि जब भी वो इस पोजीशन में आता है तो वो अपने राइट हैंड को थ्रो करने के लिए अपनी बॉडी को बहुत ज्यादा एक्सटेंड कर लेता है, और यहां पर एलेक्स परेरा उसे काउंटर कर सकता है अपने लेफ्ट हुक से। नॉट ओनली साउथ पास स्टांस, बट वैसे भी अगर हम देखें तो जमाल हिल जब भी अपने 1-2 पंच कॉम्बिनेशंस को थ्रो करता है, तो जो उसका सेकंड पंच होता है वहां पर मोस्टली वो अपनी बॉडी को एक्सटेंड करके थ्रो करता है ताकि वो अपने ओपोनेंट के ऊपर ज्यादा हैवी पंच को लैंड कर सके। बट ये आई थिंक एलेक्स परेरा के सामने एक बहुत बड़ी मिस्टेक हो सकती है, क्योंकि अगर ग्लोवर टेशेरा जमाल हिल के ऊपर हुक्स को लैंड कर सकता है तो एलेक्स परेरा डेफिनेटली कर सकता है, और वो भी ट्रिपल पावर से। आई डोंट थिंक सो कि जमाल हिल या फिर कोई भी फाइटर एलेक्स परेरा की क्लीन लेफ्ट हुक को ले सकता है, बट उसके अलावा अगर देखा जाए तो ये चीज भी एडमिट करनी होगी कि जमाल हिल की चिन काफी अच्छी है, और वो डेफिनेटली बहुत ज्यादा बेटर है एलेक्स परेरा की चिन से। और यहां पर मेरा कंसर्न आता है एलेक्स परेरा को लेकर कि कहीं एलेक्स परेरा खुद ही ना नॉकआउट हो जाए। आई रियली डोंट लाइक जब एलेक्स परेरा बैकफुट में आता है, क्योंकि यान ब्लोविच की फाइट होगी या फिर सबसे बड़ा एग्जांपल यिरी प्रोहास्का की फाइट होगी, तो वहां पर एक क्लियर था कि दोनों फाइटर्स को बहुत ज्यादा एडवांटेज मिल रही है जब वो एलेक्स परेरा को प्रेशर कर रहे हैं, उसे बैकफुट में लेके आ रहे हैं। स्पेशली अगर यिरी प्रोहास्का की बात करें तो उसने काफी बार अपने पंचेस से एलेक्स परेरा को कैच किया था, उसने एलेक्स परेरा को हर्ट भी कर दिया था, तो सेम ऐसा जमाल हिल भी कर सकता है। किसी भी तरह से एलेक्स परेरा को चाहिए होगा कि वो जमाल हिल को उसको केज की साइड पुश करने ना दे, और अगर जमाल हिल उसे पुश करने की ट्राई करता है तो फिर वो उसे अपने लेफ्ट हुक से काउंटर करे। ऑल्सो इसी के साथ जरूरी नहीं है कि ये फाइट स्टैंडिंग ही जाए, क्योंकि मे भी ऐसा हो सकता है कि जमाल हिल इस फाइट में रेसलिंग करे और एलेक्स परेरा को ग्राउंड में लेके चले जाए, बट ऐसा अभी तक हमने जमाल हिल से नहीं देखा है, तो आई थिंक इसके होने के चांसेस बहुत कम है। मे बी अगर एलेक्स परेरा जमाल हिल को थोड़ा सा हर्ट कर दे तो फिर जमाल हिल रेसलिंग की साइड जा सकता है, बट उसके अलावा आई थिंक ये फाइट रहने वाली है एक स्ट्राइकिंग फाइट।
अब जैसे मैंने पहले कहा कि अगर एलेक्स परेरा को हर्ट करना है तो उसे बैक फुट में लेके आओ, बट यहां पर भी मुझे लगता है कि क्योंकि जमाल हिल अपने ओपोनेंट के ऊपर प्रेशर डालने के लिए अपने 1-2 पंचेस को एक्सटेंड करता है, तो पता नहीं क्यों मुझे फील आ रही है कि इस बार एलेक्स परेरा ज्यादा बैक फुट में नहीं जाएगा, बल्कि इस बार वो अपने ग्राउंड में स्टैंड होने वाला है और वहीं से जमाल हिल के ऊपर काउंटर पंचेस को थ्रो करने वाला है। बट अगेन मैं ये चीज बोलना चाहूंगा कि इस फाइट में दोनों फाइटर्स के पास इतनी ज्यादा पावर है कि वो एक ही पंच से अपने ओपोनेंट को नॉकआउट कर सकते हैं, जहां पर ज्यादा डर मुझे लग रहा है एलेक्स परेरा का, क्योंकि उसकी चिन इतनी स्ट्रॉन्ग चिन नहीं है। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि एलेक्स परेरा इस विन को लेने वाला है, जहां पर इस फाइट में मेरी प्रिडिक्शन है एलेक्स परेरा टू विन बाय अर्ली नॉकआउट। वो इस फाइट में अपने किक्स को भी इन्वॉल्व कर सकता है, जहां पर जमाल हिल के पास भी वो हेड किक है, बट उसके अलावा जमाल हिल ज्यादा किक्स को थ्रो नहीं करता, वेयरएज एलेक्स परेरा बॉडी किक्स होगी, लेग किक्स होगी या इवन हेड किक्स होगी, वो इन सब को थ्रो कर सकता है इस फाइट में। वो डेफिनेटली अपने पंचेस से जमाल हिल की बॉडी को टारगेट करने वाला है ताकि जमाल हिल स्लो डाउन हो जाए, और लेग किक्स तो इस फाइट का बहुत ही बड़ा पार्ट रहने वाला है, जहां पर सब कुछ देखने के बाद पता नहीं मुझे तो यही इंडिकेशन आ रही है कि एलेक्स परेरा ही इस फाइट को विन करेगा। सो ये थी मेरी UFC 300 की फुल प्रिडिक्शंस। व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट दिस, और तुम्हारी क्या प्रिडिक्शन है इस कार्ड को लेकर? लेट मी नो इन द कमेंट्स। और इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।